स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो आज अपन बात करेंगे बेटा 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.3 की। अब कई बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या नया कोर्स आ गया। बेटा जो अभी बच्चे 9th से 10th में आए हैं ये कोर्स उन्हीं का है, बिल्कुल न्यू कोर्स है, एनसीईआरटी कोर्स है, इसलिए बिल्कुल भी इस बारे में कंफ्यूज नहीं रहें, ठीक है। और बुक जिनके पास नहीं है वो प्ले स्टोर से जाके और 10th एनसीईआरटी बुक इन हिंदी आप ये टाइप कर देना। ये देखो मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ क्या टाइप करना है। 10th एनसीईआरटी बुक अब इसमें देखो लिखना क्या है। प्ले स्टोर पे जब आप जाओगे तो वहाँ लिखोगे 10th एनसीईआरटी बुक इन हिंदी, ठीक। इन हिंदी भी लिखना ज़रूरी है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इन इंग्लिश लिख देना, क्लियर। ये तो प्ले स्टोर पे जैसे ही आप जाएंगे पूरी बुक आपको वहाँ पर मिल जाएगी, क्लियर। तो वहाँ से बुक डाउनलोड करके आप डेली टू डेली क्वेश्चन सीख सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चंस मैं लिख भी देता हूँ तो आपको इतना बुक की ज़रूरत है भी नहीं बच्चों। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.3 में बच्चों पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। इसके बेसिक रूल क्या हैं देखिए। अगर बच्चों इसके बेसिक रूल के बारे में अगर अपन बात करें तो इसके बेसिक्स कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि मान लो कि आपने सभी ने वास्तविक संख्याएं पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी होंगी बेटा? 8वीं 9वीं क्लास में हम सभी ने वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं, है ना। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें हम संख्या रेखा पे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो ना इस तरह की संख्या रेखा आपने छोटी क्लासेज में पढ़ी हुई है ना, 7th 8th 9th में। ये तो जिन संख्याओं को भी इस संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वो होती हैं वास्तविक संख्याएं। अब बेटा ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये आपकी दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? दो। कौन कौन सी होती हैं देखिए। एक तो बेटा ये होती है परिमेय और एक होती हैं आपकी अपरिमेय, क्लियर। अब ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है? देखिए जैसे कि मान लो कोई संख्या प्लस में है, दशमलव में है, भिन्न में है ना, इस तरीके से माइनस में है, जीरो है, इस तरीके की जितनी भी संख्याएं हैं बच्चों ये सब परिमेय होती हैं। जबकि अपरिमेय जो संख्या होती है वो हमेशा रूट में होती है। वैसे तो एक लॉग का चिन्ह होता है वो भी अपरिमेय होती है, लेकिन ये चीज़ अभी आपके काम की नहीं है। जब आप 11th क्लास में पहुंचेंगे ये चीज़ तब आपकी समझ में आएगी। अभी आपको समझना ये है कि रूट की संख्या अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रहे, जैसे मान लो कोई संख्या है, अब उस पर रूट लगाए, लेकिन जैसे रूट के अंदर ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर हो सकता है। जैसे 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो ये ध्यान रहे इसको अपरिमेय मत बता देना, क्योंकि ये अपने स्क्वायर से रूट को हटा के बाहर आ जाएगी। तो ये रूट 25 जो है अपरिमेय ना होकर क्या होगी? परिमेय ही होगी। यानी रूट के अंदर ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका स्क्वायर नहीं आ जाए, है ना, इस तरह से। चलिए खैर, तो ये आपका हो गया परिमेय एंड अपरिमेय। अब परिमेय संख्याओं में बच्चों कई संख्याएं होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा प्राकृत, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से होती हैं। इनमें दशमलव नहीं आता, माइनस नहीं आता, जीरो नहीं आता। इसके बाद पूर्ण संख्याएं होती हैं, इनमें जीरो तो आता है लेकिन दशमलव और माइनस नहीं आता। इसके बाद बच्चों होती हैं पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? जैसे माइनस में होती हैं, जीरो प्लस में होते हैं, इस तरीके से ये सब है ना। ये प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, ये कई संख्याएं जो दशमलव में होती हैं बच्चों, जो दशमलव में होती हैं उन्हें दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न ये कौन सी होती है बच्चों? जैसे 0.5 है, 1.4 है, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं दशमलव भिन्न, क्लियर। ये चलिए ठीक है। आपकी कुछ साधारण भिन्न होती हैं कई सारी। ये साधारण भिन्न कौन सी होती हैं? साधारण भिन्न बच्चों इस तरह की होती हैं, जैसे 1/2, 2 सही 3/4, 5 या 7/3, इस तरीके की जो भी संख्याएं हैं ये होती हैं कौन सी भिन्न? साधारण भिन्न। बात क्लियर है ना। तो ये इनमें से चाहे कोई भी राशि हो वो आपकी होती है परिमेय। क्या होती है बच्चों? परिमेय, क्लियर। चलिए ठीक है।
अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, एपरमे की कर लेते हैं। एपरमे मैंने आपको बताया ही कि किस में होती है, रूट में। अब यहाँ देखिए परमे की दो शर्तें होती हैं, बहुत ही अब इम्पोर्टेंट बात है जो कि अभी सीधी एक्सरसाइज में काम आएगी। सभी बच्चे ध्यान से देखना। देखिए बच्चों, परमे होने की दो इम्पोर्टेंट शर्त होती हैं। एक तो जो परमेय संख्या है वो P/Q यानी अंश बटे हर में होनी चाहिए, और ये ध्यान रहे इसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी 0 ऊपर तो आ सकता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता। कैसे, देखो जैसे 1/2, 2/3, 0/5, ये सभी कौन सी संख्याएं हैं, परमेय। लेकिन अब जैसे मान लो किसी ने लिख दिया 7/0, तो ये परमेय नहीं होगी, जबकि ये तीनों परमेय होंगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, 0 ऊपर तो आ सकता है बच्चों, नीचे नहीं आ सकता। बात क्लियर है। ये दूसरी देखिए परमेय होने की बच्चों शर्त क्या होती है, देखिए दूसरी शर्त ये होती है कि जैसे मान लो कहीं लिखा है 3/6, क्लियर। तो यहाँ देख रहे हो 3 और 6 दोनों को काट रहा है, तो आप कभी भी ऐसे में परमेय संख्या को नहीं छोड़ देंगे, इसे 3 से भाग दे दो, जैसे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो P और Q होते हैं, P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है बेटा कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी चीज जो दोनों को काट रही हो। जैसे 3 और 6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन था, 3, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब आपको परमेय को इस तरह लिखना है कि वो आगे किसी से कटे नहीं। जैसे 1 और 2 है, अब ये किसी से नहीं कटेंगे, तो ये परमेय को लिखने का सही तरीका है। बात आ रही है आपकी समझ में। तो ये था परमेय अपरमेय का कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट हमारे काम में क्या आएगा, तो इसलिए अब अपन बच्चों सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर, और आप ढंग से समझना। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और इससे पहले कराऊंगा आपको। 1.3 में घुसने से पहले एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि ये क्वेश्चन है पहला कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरमेय संख्या है। अब इसको करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उससे आप समझ जाओगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको इसे समझने में भी आसानी होगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरमेय संख्या है। अब इससे आप आइडिया देखना, मैं क्या आइडिया लगाऊंगा, फिर डायरेक्ट इसी आइडिया को अपन क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक बच्चों, तो समझना ध्यान से। जैसा कि आप जानते हो इसको हमें अपरमेय प्रूव करना है। तो यहाँ क्या होता है कि अभी आप इसको अपरमेय मत मानो, अभी इसको उल्टा मानो। जैसे माना √3 एक परमेय संख्या है, ठीक, परमेय संख्या है। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि जब सिद्ध अपरमेय करनी है तो इसको परमेय क्यों मान रहे हैं। क्योंकि बेटा वास्तविक संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, अपरमेय और परमेय। और अगर मान लो परमेय अपन सिद्ध नहीं कर पाए तो अपने आप ही ये सिद्ध हो जाएगा कि वो संख्या एक अपरमेय संख्या है। बात क्लियर बच्चों। ये तो चलिए, तो देखिए जो भी संख्या परमेय होती है वो हमेशा बटे में होती है, यानी कोई भी संख्या परमेय होगी तो P/Q के रूप में होगी। किस में होगी, P/Q के रूप में। क्लियर, तो क्रॉस गुणा कर दो आप, तो यहाँ हो जाएगा P = √3Q। अब दोनों रूट कैसे हटेगा, आप जानते हो रूट केवल एक ही तरीके से हट सकता है, अगर मैं दोनों ओर का स्क्वायर करूं। तो यहाँ हो रहा है P² = 3Q²। अब देखो जैसे मान लो कभी भी इस तरह लिख रहा हो, जैसे 6 है तो 6 को मान लो किसी ने 3 × 2 लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो 6 का गुणनखंड है ना। ये तो ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ आपके P² के सामने क्या लिखा है, 3 और Q²। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P² का गुणनखंड, P² का गुणनखंड 3 है। P² का गुणनखंड कौन है बेटा, 3 है। तो अब ये ध्यान रहे, जब कोई राशि किसी राशि के स्क्वायर का गुणनखंड होती है तो वो उसका भी होती है। यानी इससे ये सिद्ध हुआ कि P का गुणनखंड 3 है। P का गुणनखंड क्या है, 3। अब चलो इसको समीकरण 1 मान लो और इसे हमने मान लिया 2। अब आप समीकरण 2 को गौर से देखना।
जैसे अभी मैंने क्या बताया, जैसे 6 को आपने 3 गुणा 2 लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ था कि 6 का गुणनखंड 3 है, तो इसका मतलब 6 को आप 3 के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ ये कह रहा है कि p का गुणनखंड 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि p को आप 3 के गुणा में व्यक्त कर सकते हो। अब ये कोई संख्या तो है नहीं जो कि क्लियर पता चल जाए। जैसे मान लो यहाँ 6 और 3 थे, तो यहाँ तो हमें पता चल गया था कि 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, लेकिन यहाँ हमें p के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए हमें नहीं मालूम कि 3 का भाग p में देने से क्या आएगा। तो उसको हम अभी अपनी ओर से क्या ले रहे हैं, r मान ले रहे हैं। ठीक है, p बराबर 3r। अब इसको आप रखो समीकरण 1 में। ठीक, समीकरण 1 ये रहा आपका। p की जगह क्या रखा आपने, 3r, ऊपर आपका स्क्वायर चल रहा है, यहाँ 3q स्क्वायर, ये स्क्वायर खोल दो, 3 का स्क्वायर हो गया 9, r का r स्क्वायर इक्वल में 3q स्क्वायर। 3 से ये आपका 9 3 बार कटेगा, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ बचा q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ गौर करो आप, यहाँ पे यहाँ देखो बच्चों, आपने क्या लिखा था, यहाँ जब p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर आया था, तो आपने लिखा था p स्क्वायर का गुणनखंड 3 है। तो ऐसे ही बोलो, अब ये q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर आया है, तो यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे अपन, यहाँ हम लिखेंगे कि q स्क्वायर का गुणनखंड कौन सा है, 3 है। और यहाँ देखो मैंने क्या बताया था, इस जगह देखो कि अगर p स्क्वायर का गुणनखंड 3 है, तो बच्चों p का गुणनखंड भी 3 रहेगा। तो वही बात यहाँ आ रही है कि अगर q स्क्वायर का गुणनखंड 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि q का गुणनखंड जो है, q का गुणनखंड भी 3 होगा। अब ये है तीसरा। अब आप यहाँ दोनों कथनों को देखें, यहाँ पर 2 कथन को देखें, कथन 2 एवं कथन 3 की तुलना करने पर, समझना। और ये बेटा जो मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको लापरवाही में मत लेना, क्योंकि कई बच्चों की समझ में ये आता नहीं है, लेकिन 1-2 बार रिवीजन करोगे। इसीलिए आपने देखा अभी एक्सरसाइज में मैं नहीं गया हूँ, एक्सरसाइज से पहले मैंने पूरा तो आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया, तरीका बता दिया, और अब एक एग्जाम्पल भी इसीलिए करा दिया। और ये जो √3 वाला एग्जाम्पल है बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक बच्चों, तो कथन 2 और कथन 3 की तुलना करने पर आप ये देखो, कथन 2 क्या कह रहा है कि p का गुणनखंड 3 है, कथन 3 क्या कह रहा है, q का गुणनखंड 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है वो p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि प्रमेय की मैंने अभी शर्त थोड़ी देर पहले ही आपको क्या बताई थी, बताइए। प्रमेय की मैंने, ये देखो दोबारा देख लो, यहाँ देखिए, ये देखना बच्चों, ये अभी मैंने शर्त आपको बताई थी प्रमेय होने की। क्या बताई थी कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ आपने क्या निकाला कि 3 जो है वो p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट निकल के आया है, यानी ये जो रिजल्ट निकल के आया है, यानी परिणाम निकल के आया है, वो प्राप्त परिणाम प्रमेय होने की शर्त को संतुष्ट नहीं करता है। यानी ये जो रिजल्ट आया है इसके हिसाब से अब हम इस राशि को √3 को प्रमेय जो हमने मान लिया था वो नहीं मान सकते, क्योंकि बच्चे ये प्रमेय को संतुष्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब अगर प्रमेय को संतुष्ट नहीं कर रहा तो 100% बच्चों क्या होगा, यानी क्वेश्चन का रिजल्ट कैसे लिखोगे, लास्ट में रिजल्ट ऐसे लिखोगे कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यानी √3 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय लिख सकते हैं। तो कुल मिला के ये बात आ गई, ऐसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। अब देखो कई क्वेश्चन बच्चों आते हैं, जैसे √2 कई बार आया है, √3 जो मैंने अभी कराया, √5 अभी कराऊंगा, √5 एक्सरसाइज में, √7 भी बहुत बार आया है।
ये चारों रट लेना बिल्कुल, इन चारों में से हर बार एक क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है और करने का तरीका यही है जो मैंने बताया था। चलिए, अभी भी नहीं समझ में आया हो तो अभी रूट 5 आप करेंगे एक्सरसाइज में। चलते हैं बच्चों, देखिए तो बच्चों आपके सामने एक्सरसाइज हो गई स्टार्ट 10th मैथ NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.3। ठीक, ये जिन बच्चों ने भी 1.1 और 1.2 नहीं पढ़ी हो तो वो जो है 1-2 दिन पहले के वीडियो देखें चैनल पर एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट अगर सर्च करना बच्चे आपको आती हो तो आप सर्च कर लेना, क्या नाम से है, प्लेलिस्ट है 10th NCERT मैथ के नाम से। 10th NCERT मैथ के नाम से मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सर्च कर लेना। क्लियर ये, और अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं भी मिले बच्चों तो कोई बात नहीं है, आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। क्लियर, चलिए ठीक है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। अभी आपके एग्जाम्पल इसीलिए मैंने कराया था ताकि थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले से लग जाए। तो मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ चीज़ें अब आपकी समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है बेटा सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है मैंने बताया था जो भी एक अपरिमेय संख्या होती है उसको हम डायरेक्ट सिद्ध नहीं कर सकते, तो इसको विपरीत लेंगे। विपरीत कैसे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 को बच्चों मैंने क्या मान लिया, परिमेय। और मैंने आपको बताया था जो परिमेय होती है वो हमेशा P/Q के रूप में रहती है। ठीक, चलो वज्र गुणा कर दो, क्या हो जाएगा बच्चों, P बराबर रूट 5Q। तो यहाँ रूट हटाने के लिए दोनों ओर का क्या कर देंगे, स्क्वायर। गौर से देखना, अब स्क्वायर करोगे तो यहाँ बच्चे क्या होगा बताओ, P² बराबर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से और यहाँ Q का Q² हो गया। मैंने आपको बताया था जब भी कोई संख्या किसी के सामने हो तो वो उसका गुणनखंड होती है। तो 5 यहाँ देखो किसके सामने है, P² के। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि P² का गुणनखंड 5 है। ठीक, ये अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या के वर्ग का गुणनखंड कोई राशि है तो वह राशि उस संख्या का भी गुणनखंड होगी। यानी अगर P² का गुणनखंड 5 है तो इससे ये क्लियर होता है, कि P का गुणनखंड भी क्या होगा, 5 होगा। अभी हम इस कथन को समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 यहीं छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा गौर से देखना। ठीक बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो P का गुणनखंड कितना निकला, 5। इसका मतलब ये हुआ कि P को 5 के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक काम करो, P को आप मान लो जैसे 5R। ठीक, P को क्या मान लिया, 5R, क्योंकि P का गुणनखंड 5 है। तो इसका मतलब P को 5 के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। आप कहोगे R क्या है, R मैंने अपनी ओर से माना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये मान आप समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 ये रहा, देखो P² बराबर 5Q²। चलो P की वैल्यू रख दो, P की वैल्यू क्या है, 5R। ऊपर बेटा ये स्क्वायर चल रहा है, इक्वल में 5Q²। तो यहाँ स्क्वायर खोलो, 5 का वर्ग 25, R का वर्ग R² और ये 5Q²। 5 से ये कट जाएगा तो 5R² बराबर Q²। इसे सीधा करके लिख लो, Q² बराबर 5R²। ठीक, ध्यान देना। अब इससे क्या मतलब निकला ये बताओ। जैसे अभी आपने देखा कि P² बराबर क्या था, 5Q²। तो उससे आपने निष्कर्ष क्या निकाला था कि P² का गुणनखंड 5 है। ऐसे ही बताओ Q² बराबर 5R² को देखकर आप क्या निष्कर्ष निकालोगे, इसको देखकर हम निकालेंगे कि Q² का गुणनखंड 5 है। और मैंने बताया था कि अगर वर्ग भी हटा दें तो गुणनखंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी Q का भी गुणनखंड बच्चों कितना निकलेगा, 5। अब ये कथन हो गया आपका 3।
ठीक। अब आप 2 और 3 दो कथनों को ध्यान से देखना। ये देखो, दूसरा कथन बच्चों क्या कह रहा था कि P का गुणनखंड 5 है। तीसरा क्या कह रहा था, Q का गुणनखंड 5 है। तो एक ही राशि अगर 2 का गुणनखंड बन रही है तो ये परमे की शर्त नहीं है। देखिए यहाँ अगर हम कथन 2 व 3 की तुलना करें, थोड़ा ध्यान से देखना, कथन 2 और 3 की अगर तुलना करें बच्चों तो इससे हमें निष्कर्ष ये निकला है कि P और Q दोनों का ही, P और Q दोनों का ही उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो कितना है, 5 है। ठीक, P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड बच्चों कितना है, 5 है। तो जो कि परमेय होने की शर्त को संतुष्ट नहीं करता। आप कहोगे क्यों संतुष्ट क्यों नहीं कर रहा भाई? संतुष्ट बच्चों इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि परमेय की शर्त ये होती है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए, और यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया 5, है ना। ये यानी P और Q का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है तो वो परमेय की शर्त को संतुष्ट नहीं करेगा। तो आप ये बताओ, आपने शुरू में संख्या को क्या माना था, परमेय। तो इसका मतलब ये हुआ अतः हम रूट 5 को परमेय नहीं कह सकते। ठीक है ना। अब जैसा कि आप बच्चों जानते हो कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो 2 ही प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? परमेय और अपरमेय। तो जब आप उसे परमेय नहीं कह सकते तो बच्चों फिर क्या कहोगे? फिर हम कहेंगे उसे अपरमेय। यानी कुल मिला के बात ये हुई कि इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि अतः रूट 5 एक कैसी संख्या है बच्चों? रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। रूट 5 कैसी संख्या है? अपरमेय। तो ये बात प्रूव हो गई और यही हमको बेटा प्रूव करनी थी। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। यहाँ बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। अब इसको गौर से देखना। देखिए हमेशा एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना कि जैसे कि यहाँ एक नियम ध्यान रखना परमेय का। देखो यहाँ पर एक और नियम यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, परमेय होने का पूर्णांक नियम। कि ये क्या होता है सर? पूर्णांक नियम क्या होता है? देखो हमेशा ध्यान रखना कि सदैव पूर्णांक राशियां मिलकर परमेय का ही निर्माण करती हैं। परमेय का ही निर्माण करती हैं, चाहे उन्हें जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, चाहे उनका गुणा करें, चाहे भाग करें। जैसे 2/3, अब किसी ने 2 और 3 का भाग कर दिया लेकिन ये परमेय होगी। किसी ने 2 और 3 का गुणा कर दिया तो भी परमेय होगी। किसी ने 2 में से 3 को घटा दिया तो भी परमेय होगी। किसी ने 2 और 3 को जोड़ दिया तो भी परमेय होगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पूर्णांक मिलकर हमेशा किसका निर्माण करेंगे? परमेय का। ठीक बच्चों। अब आप कहोगे सर वो तो ठीक है लेकिन यहाँ तो ये अपरमेय सिद्ध करवा रहा है, तो कैसे करेंगे? चलिए ये चीज़ यहाँ काम आएगी। अब कैसे काम आएगी वो देखो। और ये चीज़ कोई आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है, ये तो आपके समझने की बात है। एग्ज़ाम के लिए तो क्या लिखना है वो यहाँ देखो। आप ये देखो ये चीज़ क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अपरमेय है। क्या है ये? अपरमेय। चलिए देख लेते है ना। देखो बच्चों, मैंने अभी इसको अपरमेय न मानकर बच्चों यहाँ मान लिया कि माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। और जैसा कि आप जानते हो अगर हम इसे परमेय सिद्ध नहीं कर पाए तो ये अपने आप ही अपरमेय सिद्ध हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अपरमेय कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता है। अपरमेय तो अगर आप परमेय लाने की कोशिश कर रहे हो और परमेय नहीं आया तो अपने आप ही बच्चों अपरमेय तो अपने आप ही आ जाएगा, उसमें तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कैसे? देखिए
जैसे यहाँ है 3 + 2√5। अब इसे क्या मानना है बच्चों? परिमेय। तो परिमेय को मैंने बताया था किस रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में। और ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो PQ होते हैं, ये PQ के बारे में हमेशा ध्यान रखना, ये पूर्णांक होते हैं। PQ बच्चों क्या होते हैं? पूर्णांक। ठीक है। अब ऐसा करो कि सारे पूर्णांकों को एक तरफ ले जाओ, जैसे कि 2√5 = P/Q, और ये 3 इधर आया किसका? माइनस का। अब रूट के बाहर ये 2 आपको दिखाई दे रहा है, इस 2 को जब हम हटाएंगे तो बेटा यहाँ ये 2 बटे में आ जाएगा, इधर बटे में है ना, तो यहाँ बचेगा P/Q - 3। ठीक। √5 का मान क्या आ गया? 1/2 P/Q - 3। ये आपका आ गया मान लो जैसे समीकरण 1। अब ये देखना, इस समीकरण 1 जो निकला है, अगर मैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों की तुलना करूं, दोनों पक्षों की तुलना करूं, तो आप देख रहे हो कि इसकी LHS में तो रूट आ रहा है, इसका मतलब LHS में √5 तो किसको व्यक्त कर रही है? यहाँ देखिए जो LHS है √5, वो √5 तो किसको व्यक्त कर रही है? √5 तो व्यक्त कर रही है अपरिमेय। जबकि जो इसकी RHS है, कौन सी RHS? RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, जो 1/2 P/Q - 3 है। इसमें आप देखो 1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, P और Q मैंने पहले ही बताया था पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। तो यहाँ क्या लिख रहा था कि सदैव पूर्णांक राशियाँ मिलकर परिमेय का ही निर्माण करती हैं। इसका मतलब ये पूरा जो आपका सिस्टम है, ये पूरे की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि ये पूरी चीज़ जो है ये परिमेय को व्यक्त करेगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसकी समीकरण की 2 साइड थी। LHS तो ये कह रही है कि हम भाई अपरिमेय हैं, RHS ये कह रही है कि हम परिमेय हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इधर अपरिमेय है और इधर परिमेय है। इसका मतलब समीकरण 1 का कथन गलत है। यानी हमने जो परिकल्पना ली थी कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब वो गलत ले ली थी, क्योंकि अगर वो सही होती तो ये दोनों चीज़ें एक को ही बताती। LHS भी जिसको बता रहा है उसी को RHS बताता। क्लियर? तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना कि ये चीज़ अपरिमेय को और ये चीज़ किसको व्यक्त कर रही है? परिमेय को। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अतः हमारी ली गई परिकल्पना असत्य है। कौन सी परिकल्पना? कि हमने इसको परिमेय मान लिया था। अब हमारी परिमेय मानने की अगर परिकल्पना असत्य है, तो इसका मतलब ये बताओ कि इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या हुआ बच्चों? रिजल्ट क्या हुआ कुल मिला के? तो रिजल्ट ये हुआ बच्चों इस क्वेश्चन का, ये ध्यान रहे, ये इसी में ही है, अभी तीसरे में मत मान लेना इसको। रिजल्ट ये हुआ कि अतः 3 + 2√5, यही तो सिद्ध करना था, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? ये एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से ये बात हुई बेटा। ठीक। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम से अपने को काम करना है। अब चलते हैं अपन किस पर? तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों आपको सीखने का पूरा चांस मिलेगा, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 1/√2, 7√5 और 6 + √2। तो देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या है बच्चों? अपरिमेय हैं। तो देखते हैं कैसे प्रूव होगा। यहाँ पर ये देखो, अब ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है, यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। पहला देख रहे हैं अपन। तो देखो पहले 1/√2 को अपरिमेय लाना है। मैंने आपको तरीका पहले से बताया है कि अपरिमेय बच्चों डायरेक्ट नहीं आएगी। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस 1/√2 को बेटा P/Q मानेंगे। और क्यों मान रहे हैं P/Q? क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं, माना कि P/√2, या लिख लेते हैं चलिए इस बात को, कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है
और अगर बच्चों हम इसे परमेय नहीं ला पाए तो अपने आप ही ये क्या प्रूव हो जाएगी, अपरमेय। और आप जानते हो जिसको भी आप परिमेय लिखते हो उसे P/Q में लिखना होता है। अब रूट हटाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों ओर का वर्ग करोगे। चलो वर्ग करो, एक का तो एक, रूट 2 का वर्ग क्या होगा 2, P का स्क्वायर P², Q का स्क्वायर Q²। यहाँ होगा क्रॉस गुणा, तो यहाँ Q² का 1 में Q², 2 का गुणा P² में 2P²। ठीक, इस तरह से। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि Q² बराबर 2P² आ रहा है, और मैंने बताया था जब भी किसी राशि के सामने कोई संख्या आती है तो वह राशि उस संख्या को अपना गुणनखंड बना लेती है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ Q² जो है इसका गुणनखंड कौन हो जाएगा बच्चों, इसका गुणनखंड हो जाएगा 2। और ये ध्यान रहे, अगर हम ये स्क्वायर हटा भी देते हैं तो मैंने पहले भी बताया था स्क्वायर हटाने से गुणनखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अगर 2 जो है वो Q² का गुणनखंड है तो ये ध्यान रहे कि 2 जो है वो Q का भी गुणनखंड होगा। चलिए ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2। अभी चलते हैं आगे, ध्यान देना। अगर कहीं भी दिक्कत आए बेटा हमेशा तो वीडियो को आप रिपीट करके देखें, पूरा वीडियो दोबारा देखें। जब आप 2 बार वीडियो देखोगे तब पूरी पिक्चर क्लियर होगी, फिर जाके नोट्स बनाओ। तो हमेशा हर क्वेश्चन की 3 स्टेप है बच्चों। कौन कौन सी? पहली बार वीडियो को समझें, दूसरी बार फिर रिवीजन करें, तीसरी बार नोट्स बनाएं। जब आप डेली ये तीनों काम करेंगे हर एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो Q का गुणनखंड 2 आ गया। ठीक बच्चों, अब जैसा कि आप देख रहे हो Q का गुणनखंड 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि Q को 2 के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। यानी हम Q को 2 के पदों में अगर व्यक्त करें तो Q बराबर 2R लिख सकते हैं। ये मैंने अपनी ओर से ले लिया। अब इसको समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या था बच्चों, ये देखो Q² बराबर 2P²। इसमें Q की जगह ये रखना है 2R। चलो रखो, 2R का स्क्वायर बराबर 2P²। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, R का स्क्वायर R², और ये हो गया 2P²। तो से ये 4 कट रहा है 2 बार, तो यहाँ बच्चों बचेगा P² बराबर 2R²। तो यहाँ देख रहे हो P² का गुणनखंड कौन है 2। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए यहाँ अगर ये बात आ रही है कि P² का गुणनखंड 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि P का गुणनखंड 2 होगा। अब देखो ये कथन 2 है और ये बच्चों कथन 3 है। अब इन दोनों बातों को ढंग से समझ लेना, दोनों बातों को। ठीक, देखो अब यहाँ आप देखो कि Q का गुणनखंड 2 है और ये कह रहा है P का गुणनखंड 2 है। तो अगर मैं इन दोनों कथनों की तुलना करूँ तो यहाँ बात ये निकल के आ रही है कि 2 जो है वो P व Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो परिमेय संख्या होती है बच्चों उसे उभयनिष्ठ गुणनखंड रखने की परमिशन नहीं है। तो इसने तो भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड रख लिया। तो सीधी बात है कि प्राप्त परिणाम यानी जो रिजल्ट निकल के आया है, प्राप्त परिणाम परिमेय होने की शर्त को संतुष्ट नहीं करता। यानी जो ये रिजल्ट आया है ये परिमेय के हिसाब से नहीं है। तो हम इस संख्या को 1/√2, ये देखिए ये जो संख्या थी हम इसे परिमेय नहीं मान सकते। तो जब हम इसे परिमेय नहीं मान सकते बच्चों तो हम इस 1/√2 को क्या मानेंगे, हम मानेंगे इसे अतः 1/√2 एक कैसी रंग संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। क्लियर? आप देखो आराम से मैं सिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन इसीलिए मैं डिस्कस करा रहा हूँ क्योंकि अभी बच्चे नए हैं और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 9th में प्रॉपर मेहनत नहीं की होती है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना बच्चों। ये चलिए ठीक है, अब चलते हैं अपन ये B और C को देखने। ठीक, B और C कैसे होंगे वो देखने।
तो चलिए बेटा बी है 7√5 और इसको भी बच्चों क्या सिद्ध करना है एपर में। तो आप जानते हो एपर में हम डायरेक्ट सिद्ध नहीं कर सकते, तो हम इस 7√5 को बच्चों क्या मानेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या बच्चों? परिमेय। और आप जानते हो जो परिमेय संख्या होती है वो हमेशा P/Q के रूप में होती है। किस रूप में होती है? P/Q के रूप में। और यहाँ आपको ये भी मैंने बताया था कि P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। चलिए ठीक है बच्चों, अब एक काम करेंगे, यहाँ रूट वाली को एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ। ये देखो √5 बराबर P/Q, ये 7 को इधर भेजोगे तो ये बटे में जाएगा, 7 है ना ये, तो √5 बराबर हो गया P/7Q। अब आप बच्चों देख रहे हो कि इस समीकरण के दो पक्ष हैं, एक LHS और एक RHS। तो जो समीकरण एक है, अगर हम इसके दोनों पक्षों की तुलना करें, समीकरण एक के दोनों पक्षों की हम अगर तुलना करें, आपको ध्यान होगा इस तरीके का बच्चों एक सवाल और भी आया था। तो हम देख रहे हैं कि √5 जो है, √5 हम देख रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये रूट में है। चलिए ठीक है, अब इस समीकरण की LHS तो अपरिमेय को व्यक्त कर रही है। अब ये देखते हैं कि इस समीकरण की RHS किसे व्यक्त करेगी। हम देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है इसकी RHS किन किन से मिलकर बनी है? P, Q, 7 से। तो P और Q तो पहले से पूर्णांक दे रखे हैं और 7 भी पूर्णांक होता आप जानते हो। और पूर्णांकों से मिलकर बनी राशि मैंने बताया था हमेशा क्या होती है बच्चों? पूर्णांकों से मिलकर बनी राशि हमेशा परिमेय होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P/7Q, P/7Q, देखना गौर से ध्यान से, P/7Q है ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या बच्चों? परिमेय। अब आप देखो इस समीकरण के दो पक्ष थे, LHS और RHS। LHS तो कह रहा है कि भाई मैं हूँ अपरिमेय और RHS कह रहा है कि मैं हूँ परिमेय। तो ये तो गड़बड़ हो गई। जब ऐसी गड़बड़ होती है तो इसका मतलब होता है बेटा कि हमने जो परिकल्पना मानी थी वो गलत थी, क्योंकि अगर हम परिकल्पना को सही मानते तो ये उल्टा सीधा नहीं आता, एक ही आता। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः हमारी ली गई परिकल्पना, अतः हमारी ली गई परिकल्पना, परिकल्पना किसको कहते हैं बेटा? विचार को, कोई जो हमने सोचा था वो। अतः हमारी ली गई परिकल्पना असत्य है। तो अब ये देखो जब परिमेय का असत्य हो गया, परिमेय तो असत्य हो गया, तो दो ही चीज़ तो होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो जब परिमेय असत्य हो गया तो इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ बेटा? कि अतः इससे सिद्ध होता है कि जो 7√5 है वो एक कैसी राशि है बच्चों? वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, और आपको इसे अपरिमेय ही सिद्ध करना था। ये देखो ये यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं, अपरिमेय सिद्ध करना था, अपरिमेय आ गया बच्चों। चलिए अगला चलते हैं। ये थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है 6 + √2। इसको समझ लेना ध्यान से। अब वही बात फिर से है कि अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन आप इसको परिमेय मानो। तो 6 + √2 एक कैसी राशि मान लें? परिमेय, है ना, परिमेय संख्या है। और आप जानते हो जो परिमेय संख्या होती है बच्चों उसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। अब P/Q के रूप में कैसे? देखो P/Q, ये 6 उधर जाएगा किसका? माइनस का। ठीक, यहाँ आप देख रहे हो कि 2 तो रूट में है। अब ये देखो इस समीकरण के दो पक्ष हैं, LHS और RHS। अगर हम इस समीकरण के दोनों पक्षों की तुलना करें, समीकरण एक के दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अगर हम बच्चों इन समीकरण के दोनों पक्षों की तुलना करें तो आप देख रहे हैं कि जो √2 है, ये √2 वो तो है एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि क्योंकि ये रूट में है। जबकि आप यहाँ देख रहे हो कि P, Q और 6
ये तीनों पूर्णांक हैं और पूर्णांकों से मिलकर बनी राशि मैंने बताई थी हमेशा बच्चों क्या होती है, परिमेय होती है। तो जबकि P/Q - 6 क्या होगी, परिमेय होगी। तो अब आप देखो समीकरण 1 की दो साइड हैं, LHS और RHS। तो LHS तो कह रही है कि भाई मैं तो हूँ अपरिमेय और RHS कह रही है कि मैं हूँ परिमेय। तो यानी ये विरोधोक्ति कथन है, यानी ये दोनों कथन एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो जब भी LHS और RHS एक दूसरे का विरोध करते हैं तो वहाँ परिकल्पना गलत मानी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः हमारी ली गई परिकल्पना असत्य है। और कौन सी परिकल्पना, कि हमने इसको परिमेय मान लिया था। और ये ध्यान रहे अगर हमारी परिकल्पना असत्य है तो इसका मतलब कि क्वेश्चन में आप जानते हो जब परिमेय गलत साबित हो गया तो परिमेय और अपरिमेय दो ही तो चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो 6 + √2 को हम परिमेय मान रहे थे वो परिमेय न होकर कैसी होगी बेटा, अपरिमेय होगी। आपको क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। ठीक बच्चों, तो ये बात है कुल मिला के। तो आपने देखा कोई ख़ास चीज़ नहीं है और ईज़िली बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, कोई भी बच्चा इसको बिल्कुल आसानी से कर सकता है। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी बच्चों को भी वीडियो बेटा शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस लॉकडाउन पीरियड में सभी बच्चों का बेनिफिट हो सके और सभी का काम पूरा रहे। और डेली टू डेली बेटा नोट्स बनाएं और आप कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, जो भी आपकी समस्या हो। तो डेली आपको पता ही है बच्चों, डेली शाम को 7 बजे यानी 7 PM पर डेली लाइव क्लास रहती है। तो डेली अटेंड करें, एक दिन रेगुलर, ऐसा नहीं हो कि एक भी दिन आप रेगुलर नहीं रहें। क्लियर बच्चों, ये तो आई होप बिल्कुल अपनी 1.3 क्लियर है। तो कल फिर से 7 बजे मिलेंगे 1.4 पर। तब तक आप पीछे की एक्सरसाइज पूरी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।